प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सटी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आ गए हैं हम लोग बढ़िया सी इस क्लास के साथ, जहां पर मैं आपको कक्षा 12 गणित के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था। एनसीईआरटी के लिए कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा खास हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अंतर्गत मैं आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 करवा चुका हूं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में मैं आपको इंपॉर्टेंट टिक जो है वो लगवाया है, उसको बढ़िया तरीके से देख लेना। आज इस वीडियो लेक्चर में अभी हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की, जहां पर आपको सारणिक में एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं। और एक बार मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि हम लोग पूरे साल मिशन 100 आउट ऑफ 100 को लेकर चले हैं कि भैया हमको 100 तो चाहिए, 100 से कम बिल्कुल नहीं चाहिए। और 100 के लक्ष्य के लिए मैंने आपसे कह रखा है कि सिर्फ आपको एक काम करना है, और वह काम है कि आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। और जो भी मैंने पीवाईक्यू करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट साल के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, उसमें से चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है यदि आपका सपना 100 आउट ऑफ 100 का है, और इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू लगाना है, और उन सबका एक बार 200% रिवीजन चाहिए। बस यही आपका गोल होना चाहिए, यही आपकी प्लानिंग होनी चाहिए 100 आउट ऑफ 100 के लिए। और यदि आप कर ले आते हैं तो इतना मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से 90 प्लस का स्कोर तो करके ही आने वाले हैं। 90 प्लस का स्कोर कहीं से नहीं गया। लेकिन यदि आपका बहुत बढ़िया वाला रिवीजन हो गया है तो आप निश्चित मानिए आप 100 में 100 भी फोड़कर आएंगे। तो खुद पर कॉन्फिडेंस रखिएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपके एग्जाम में रहेंगे लास्ट टाइम में। भैया मुझे इन क्वेश्चनों को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं आपसे शुरू से कहते आया हूं कि आपको एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं एंड जो एमसीक्यू हैं वो सीधे सीधे आपको एग्जाम में धरे हुए मिलेंगे, एकदम बिल्कुल पेपर में नेट टू नेट वही आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और उसके एमसीक्यू। तो इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको आपको हर हाल में बिल्कुल रट लेना, कर लेना। तो अब ज्यादा देर ना लगाएंगे और हम लोग बात कर लेंगे भैया कि अध्याय 4 के अंतर्गत एनसीईआरटी में कौन कौन से जो सवाल है इंपॉर्टेंट है, फटाफट से टिक लगा लेंगे। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि आपको एनसीईआरटी की किताब खरीदनी ही नहीं है, आपको एनसीईआरटी की किताब डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है ना। अगर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स कर देना, मैं आपको बता दूंगा। चलिए अभी हम लोग ज्यादा देर नहीं लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन के साथ, जहां पर मैं आपको सारणिक अध्याय 4 डिटरमिनेंट्स पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगवाने वाला हूं। तो बढ़िया तरीके से आपके पास अगर किताब है तो किताब ले लीजिए, या फिर जो भी मैं आपको क्वेश्चंस में टिक लगवाने वाला हूं उनको बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा एक पेपर में। तो ये आ गए हम लोग बढ़िया तरीके से भैया सारणिक डिटरमिनेंट, ठीक है, आपका चैप्टर्स। और यहां पर देखेंगे ये हो गई हमारे पास भूमिका, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन की बात हो गई। इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया ये हमारे पास, और काफी कुछ पढ़ने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, सारणी की परिभाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि भाई सारणिक क्या है। तो सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, ठीक है ना। क्या है? वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो सारणी की परिभाषा पर एक बार बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा गया, तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट से, ठीक है। और यहां पर आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि एक कोटि के आव्यूह का सारणिक कुछ ऐसा, भाई एक कोटि के आव्यूह का सारणिक, ठीक है। द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक कुछ इस तरीके से आप देखते हैं, है ना। द्वितीय कोटि यानी कि 2x2 का, ठीक है, 2x2 का। और सारणिक कैसा रहेगा? सारणिक एक वर्ग आव्यूह रहता है। सारणिक क्या रहेगा? सारणिक एक वर्ग आव्यूह रहता है, जहां पर पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए उदाहरण नंबर 1, कुछ खास नहीं, सॉल्व हो जाता। आपको सारणिक हल करना आता है ना, सभी को सारणिक हल करना आता होगा, सारणिक को हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाता है 3x3 कोटि के आव्यूह का सारणिक, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। तो कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आपके लिए खास है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से, बिना किसी देरी के। आप लोग आ जाएंगे सीधे, और उदाहरण नंबर 3 ये देख रहे हैं, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है ना, सारणी को सॉल्व करना। उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5, वैसे मैं सोच रहा हूं उदाहरण नंबर 4, लेकिन उदाहरण नंबर 4 आप एक बार देख लीजिएगा, कोई कठिन नहीं है। उदाहरण नंबर 4 आपके लिए कुछ कठिन नहीं है, एक बार आप देख लेंगे तो अच्छी बात है। उदाहरण नंबर 5 पे आएंगे और उदाहरण नंबर 5 को आप टिक लगाएंगे इंपोर्टेंट के लिए, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 के लिए आप बढ़िया वाला टिक लगा लेंगे इंपोर्टेंट के लिए। उदाहरण नंबर 5 आपके लिए इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण नंबर 5 पे हम लोग इंपोर्टेंट टिक लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग और भैया आ जाएंगे हम लोग प्रश्नावली 4.1 में, ठीक है ना। तो 4.1 में मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ खास नहीं है कि मैं बहुत कुछ इसमें देखूं, तो आप लोगों को कुछ नहीं, सिंपली आना और यहां पर पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4.1 में आप क्वेश्चन नंबर 4 में
फटाफट से टिक लगा लेंगे। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में आप फटाफट से टिक लगा लेंगे और इसके बाद सीधे आएंगे और यहां पर आप देखने वाले एमसीक्यू। देखिए मैंने आपसे कहा है ना कि एमसीक्यू सवाल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि उदाहरण नंबर 5 में टिक लगाया, इसके बाद 4.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 और फिर क्वेश्चन नंबर 8 में टिक लगाया है, बढ़िया वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और यहां पर आपके पास आ जाता है अगला जो टॉपिक है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। यहां पर पुरानी किताब के अंतर्गत एक टॉपिक होता था सारणिक का गुणधर्म, जिसमें बहुत 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 वक्त लगता था और वो बहुत लेंदी हेल्दी टॉपिक हुआ करता था। उसको पूरी तरीके से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा कम किया गया है, ठीक है। तो यहां पर अगला जो टॉपिक आपको देखने के लिए मिलता है वो आपके पास आ जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही आसान होता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ये मेरे पास कुछ फॉर्मूला होता है, बिल्कुल फॉर्मूला याद रहेगा तो हर एक चीज बन जाएगी, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रहेगा तो हर एक चीज बन जाएगी आपके पास। देखो मैं आपको बताऊं ना, एनसीईआरटी एक आपके लिए गीता के समान है, इतनी अच्छी किताब रहती है, बहुत बढ़िया किताब रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टिप्पणी है, टिप्पणी में बहुत कुछ जानने के लिए रहता है आपके पास, तो ये पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छी तरीके से। इसके बाद आ जाए तो यहाँ पर उदाहरण करनी है आपको, ठीक है ना। और उदाहरण बहुत ही आसान है, उदाहरण नंबर 6 आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसमें टिक लगा लेंगे। उदाहरण नंबर 6 बहुत आसान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसके शीर्ष आपको ये दे दिए, तो बहुत आसान है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। और यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं 61/2 और याद रखिएगा यहाँ पर लिखेंगे आप वर्ग इकाई करके, ठीक है ना, ये जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आपको उदाहरण नंबर 6 में इंपोर्टेंट टिक लगाना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये शीर्ष दिए हैं और यहाँ पर आप क्या देखेंगे 61/2 वर्ग इकाई करके ये आंसर आप बता देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 6 में टिक लगाने के बाद आपको उदाहरण नंबर 7 में टिक लगाना है। ये उदाहरण नंबर 7 आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो उदाहरण नंबर 7 में आप बढ़िया वाला टिक लगा लेंगे अच्छी तरीके से। अब आ जाते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 7 से सीधे सीधे और यहाँ पर आप आ जाइए एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 4.2 के अंतर्गत आ जाएंगे हम लोग बढ़िया वाला और यहाँ पर देखिए बहुत कुछ नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आसान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते और यहाँ पर आपको टिक लगाना है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए इंपोर्टेंट, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप टिक लगा लीजिए बढ़िया वाला। 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में आप टिक लगाएंगे और सीधे आएंगे जो आपके लिए मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी वेरी। अच्छा ये यहाँ पर एमसीक्यू में देख रहे हो आप, देख रहे हो यहाँ पर एमसीक्यू में, लेकिन ये सवाल कई बार बिना एमसीक्यू के भी पूछा गया है, ठीक है। 2 नंबर में सीधे सीधे बिना एमसीक्यू के आपको ये सवाल पूछ लिया गया है जहां पर के का मान आपको निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका 4.2 में है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और यहां से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जो कि है उपसारणिक और सेकंड, ठीक है ना। उपसारणिक और सेकंड, माइनर एंड कोफैक्टर, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही साधारण चीज है। इसका हम लोग आगे इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमको XYZ निकालना होता है, ठीक है ना, जहां पर हम लोग को XYZ निकालना होता है, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ नहीं, उदाहरण नंबर 8 आपको देखना है, क्योंकि उदाहरण तो जरूर आपको देख के जाना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 9, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 10, यहाँ पर कुछ नहीं। और आ जाइए सीधे सीधे आपको ये सवाल में टिक लगाना, उदाहरण नंबर 11 आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 11 सभी लोग फटाफट से भाई मेरे उदाहरण नंबर 11 में एक टिक लगा लो। उदाहरण नंबर 11 आपसे कह रहा है कि सारणी के अवयवों की उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और सिद्ध करने के लिए आपको इतना कह रहा है, ठीक है। इतना हम लोग जो है वो सिद्ध कर देंगे, तो इसमें आप लोग टिक लगा लेंगे उदाहरण नंबर 11 में और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बढ़िया तरीके से, बेहतरीन वाला, और आगे बढ़ जाएंगे और यहां पर आपको देखना है एक्सरसाइज 4.3 देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 आपको देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 में कौन कौन से में टिक लगाने उस पर हम लोग बात करें। तो यहाँ पर कुछ नहीं आपको, ठीक है ना। यहाँ अगर मैं बात करूं, देखिए इस 4.3 में तो आप एक ही सवाल ले लीजिए और ये आपका 5वां सवाल, ठीक है ना, और कुछ नहीं आपको करना, और कुछ नहीं, देखिए और कुछ नहीं आपको करना, उदाहरण नंबर 11 लगाना है और यहाँ पर आपको 5वां सवाल लगाना है, बस पर्याप्त हो जाएगा आपका मामला, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 11 और इसमें आपका 5वां सवाल। आगे आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आ जाता है आपका सहखंडज यानी कि सहखंडज यानी एडजॉइंट, सहखंडज यानी कि एडजॉइंट और व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आपका टॉपिक आ गया, ठीक है। तो इस टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं, ये आपके लिए बढ़िया सा टॉपिक है और यहाँ पर हम लोग को सवालों को देखना है। उदाहरण नंबर 12 देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं, ठीक है ना, उदाहरण नंबर 12 में कुछ नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना। उदाहरण नंबर 13 भाई साहब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है,
मतलब आप समझ लीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस सवाल को तो आप रट लीजिएगा, इस सवाल को आप बेहतरीन वाला रट लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल कई 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 बार पूछा जा चुका है, जहां पर वो कह रहा है कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर मोड ऑफ a इंटू आई, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है, और a इनवर्स आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना, ए इनवर्स आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो उदाहरण नंबर जो 13 आप देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही खास क्वेश्चन है, क्योंकि 50 बार सवाल पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। और इसको अगर नहीं लगाओगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे, मतलब ये तो रट लेना वाली बात है। ये तो देखते ही अगर आपको दिख जाए ना, तो कहो यार मैं इसको ऐसे ही लगा दूंगा, ऐसे ही लगा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो इस सवाल को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है उदाहरण नंबर 13। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग उदाहरण नंबर 13 के बाद, ठीक है। और उदाहरण नंबर 13 के बाद आप उदाहरण नंबर 14 में इंपॉर्टेंट सवाल लगाएंगे। ये आपके लिए उदाहरण नंबर 14 इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उदाहरण नंबर 14 आपको लगाना है टिक, बढ़िया तरीके से लगाते जाइएगा। उदाहरण नंबर 15 में टिक लगाएंगे फटाफट, ठीक है। उदाहरण नंबर 15 में आप टिक लगाइए बढ़िया सा, तो ये आप टिक लगा लीजिए। इसके बाद आगे आ जाएंगे उदाहरण नंबर 15 के बाद, अब आ जाता है हमारे पास प्रश्नावली 4.4 करके, ठीक है। तो प्रश्नावली 4.4 की बात अगर मैं करूं, तो यहाँ पर कौन कौन से सवालों में आपको टिक लगाना है देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आप टिक लगाएंगे आप 11 से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको टिक लगाना है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में टिक, बढ़िया वाला। क्वेश्चन नंबर 13 में टिक लगाना है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 में टिक लगाना है। ये सारे आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से सब कुछ करना है आपको, ठीक है ना। 11 12 13 14 ये सब आपको करने हैं, 11 12 13 14। इसके बाद ये भी आपको सब करने हैं, ध्यान रखिए, ये सब करने हैं आपको। ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18, ठीक है, ये सब आपको करने हैं। अभी देखो हर एक एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन हो रहे थे, लेकिन अब ये आपकी 4.4 है, जहां पर मैंने आपको सीधे सीधे सभी में टिक लगवा दिए हैं, ठीक है ना। यानी 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 से आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है ना। 4.4 के अंतर्गत आपको सारे करने हैं 11 से, 11 12 13 14, फिर 15 16 17 18, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 सवाल एमसीक्यू के भी है, 2 सवाल ये एमसीक्यू के भी पूछे गए, तो इनको आपको बढ़िया तरीके से लगा लेना है, ठीक है। ध्यान रहेगी मेरी बात, 4.4 के अंतर्गत आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आपको 8 सवाल देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएंगे, अब आगे आपका जो टॉपिक आ जाता है सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग, यानी कि भाई मेरे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। यानी कि यहां पर आपको बेसिकली क्या करना है कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है यहां पर आपको ये ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और आपको पता है कि मेरे पास यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन पेपर में 110% आने ही वाला है। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए 8 नंबर का एक सवाल आपके पेपर में बिल्कुल धरा मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा। और आप मुझे कमेंट्स करिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने में दिक्कत आती है, ठीक है, कौन कौन ऐसे लोग हैं, तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आप एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। कोई भी सवाल आ जाए एक्स वाई जेड का मान निकाल लोगे, एक्स वाई जेड का मान कैसा भी कोई भी सवाल आ जाए ज्ञात कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, कमेंट्स करके बताना मुझे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर भाई साहब ये जो आपका टॉपिक आता है ये वाला, ठीक है ना, ये आपके पास आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, निकाय का हल यानी कि एक्स वाई जेड आपको निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। तो चलिए इस पर सवाल देखते हैं, और जो आपका सबसे पहला सवाल है भाई साहब, उदाहरण नंबर 16 रहने देंगे, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 17 भाई साहब ये समझ लीजिए, ये वाला सवाल ना आपको रट लेना, ठीक है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। और यहां पर ध्यान भी रख सकते हो कि इसमें जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो 1 2 3 आएगी, ठीक है ना। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वो 1 2 3 आएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपका कई बार पूछे गए, 10-12 बार तो ये सवाल पूछा ही गया है, हर पेपर में आता है, और हर साल एक दो पेपर में ये सवाल पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। जैसे यूपी बोर्ड में 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर में से एक दो पेपर में, 1 2 3 पेपर में पूछ ही लिया जाएगा, एक पेपर में, 2 पेपर में, 3 पेपर में पूछ ही लिया जाएगा, एक्स का मान 1 2 3 आता है। अब यहाँ पर तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से, कि जब भी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर लो तो उस एक्स वाई जेड के मान को समीकरण में रखकर एक बार सेटिस्फाई करा लेना, ठीक है। तो तुम लोग बिल्कुल पक्के हो जाओगे कि भाई मैंने जो सवाल किया है, जो मैंने हल किया है 8 नंबर के लिए,
वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का मान 1 2 3 अगर तुम यहाँ पर रख के देखो, एक बार चेक कर लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो संतुष्ट है ये 8 1 4 वैल्यू तुमको मिल जाएगी। और हमारा अगर समीकरण संतुष्ट हो रहा है और तीनों को करोगे संतुष्ट, 1 2 3 तीनों समीकरणों को संतुष्ट करोगे, और जब समीकरण संतुष्ट हो जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि एग्जामिनर जो है, जो पेपर चेक कर रहा होगा, वो 8 नंबर फेंक के मार के देगा कि भाई साहब ले लो आपके 8 नंबर पूरे के पूरे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस सवाल को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। और जैसा मैंने कहा, देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान कितना आ रहा है, 1 2 3। ठीक है ना, हाँ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए उदाहरण नंबर 17 करके। उदाहरण नंबर 18 भी आपको लगाना है, टिक लगाइए, इंपोर्टेंट। ठीक है, उदाहरण नंबर 18 आपको करना है, उदाहरण नंबर 18 आपके लिए हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग भाई साहब प्रश्नावली 4.5 में। तो प्रश्नावली 4.5 में करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर सारे सवाल प्रैक्टिस करने के लिए हैं आपके पास। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर सभी सवाल आपको जो भी दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिए कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है ना, तो इसमें मैं आपसे कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 लगा लेना। ठीक है ना, ये भी करने का ऐसा कोई खास वो नहीं है, लेकिन करना चाहो तो कर लेना। ठीक है ना, तो 15 16 में आपके लिए टिक लगवा दिए। फिर आ जाते हैं हम लोग विविध उदाहरण पर, जहां पर आपके लिए ये इंपोर्टेंट लगाएंगे उदाहरण नंबर 19। भाई साहब उदाहरण नंबर 19 आप लोगों को इंपोर्टेंट लगाना है। ठीक है, उदाहरण नंबर 19 के बाद आ जाएंगे सीधे सीधे हम लोग विविध प्रश्नावली पर। यहाँ पर आपको कुछ करने के लिए नहीं, उदाहरण नंबर 19 लगाएंगे और आ जाएंगे हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको कौन सा सवाल लगाना है भाई, पहला सवाल लगाना है, इंपोर्टेंट डालिए पहले वाले में। ठीक है ना, दूसरा एक बार देखना चाहो तो देख लेना, है ना, एक बार देखना चाहो भाई साहब क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपोर्टेंट डालेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट डालेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए। ठीक है, इसको आपको बढ़िया तरीके से देखना है। इसके बाद यहां पर देखने के लिए चौथा पांचवा छठवां एक बार देख लेना, इनमें नजर दौड़ा लेना कि ये सवाल किस तरीके से है। बहरहाल मैं टिक नहीं लगवा रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 7 भी भाई साहब एक बार देख लेना। ठीक है ना, यहां पर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, तो देखो यहां पर 1 अपॉन में करके दिया है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड करके दिया भाई मेरे। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके के अगर समीकरण है और उसको एक्स वाई जेड के लिए अगर आपको वैल्यू ज्ञात करनी है तो कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर मैं बता दूं, यहां पर क्या करोगे, 1 अपॉन एक्स को कुछ मान लोगे, जैसे u मान लिया, 1 अपॉन वाई को हमने v मान लिया, 1 अपॉन जेड को हमने w मान लिया। ठीक है, इस तरीके से तो इसको फिर इस स्थिति में हल करेंगे, u v w मान के इस सवाल को हल करेंगे। मैं ऐसे यहाँ पर टिक नहीं लगवा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पर सिर्फ टिक लगवाया क्वेश्चन नंबर 1 में और 3 में। ठीक है ना, आपको विविध प्रश्नावली में मैंने कौन सा टिक लगवाया है, क्वेश्चन नंबर 1 में टिक लगवाया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में टिक लगवाया मैंने आपके लिए। और फिर मैंने आपको कहा है क्वेश्चन नंबर 3 भाई साहब लगाने के लिए, बढ़िया वाला क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपसे कहा ये सवाल एक बार देखने लायक सवाल है। ठीक है ना, 7वां सवाल देखने लायक है, बढ़िया वाला। इसके बाद ये एमसीक्यू सवाल है, कोई ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यू सवाल है। और मैंने आपसे कहा कि एग्जाम्पल और एमसीक्यू छोड़ने नहीं है। ठीक है ना, हाँ, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पर आपके पास देखने के लिए मिल जाता है लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बढ़िया वाले टिक लगा लिए हैं चैप्टर नंबर 4 के लिए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो इन क्वेश्चनों को आप क्या करिए, क्वेश्चनों के नंबर लिख लीजिए। बाकी का आप किताब तो मोबाइल में डाउनलोड कर ही लेंगे, है ना, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है। इसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा जरूर कि इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत मुझे बताइएगा आप लोग करके कि चैप्टर नंबर 4 में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, यहाँ पर टोटल। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, है ना, और मैंने टिक कितने में लगाए हैं। ठीक है, तो मैंने टिक कितने में लगाए। ठीक है, तो ऊपर टिक ले लीजिएगा, नीचे टोटल क्वेश्चन ले लीजिएगा और गुणे 100 करके परसेंटेज देख लीजिएगा कि मैंने कितने परसेंट क्वेश्चनों में आपको टिक लगवा दिया। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने थे, उसमें से मैंने कितने टिक लगवाए हैं, यानी मैंने इंपोर्टेंट कितने परसेंटेज के हिसाब से आपको क्वेश्चन बताए। बहुत कम क्वेश्चन बताए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताए हैं। इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपको हर हाल में कर लेने। अब इसका मैं एक बार समरी आपके लिए बता देता हूं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब मैं आपको एक फटाफट से समरी दे देता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनमें टिक लगाना है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया वाला, जहां पर मैंने आपको टिक लगवाए हैं कि कौन कौन से सवाल आपको कर लेने। ठीक है ना, तो ये आपकी कंप्लीट समरी है, इस पर बढ़िया तरीके से आपको देख लेना। ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बढ़िया वाला। ठीक है ना, तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद जैसे आपको पता है कि मैं वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हूं, मतलब हद से ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनको आपको रट लेना है, इनको छोड़ना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए फटाफट से अच्छी तरीके से कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिन पर मैंने आपको टिक लगवाया। उदाहरण नंबर अगर मैं बात करूं, उदाहरण में आप देख रहे हैं 5वां 6वां 7वां 11 13, जहां पर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
इसके बाद 14, 15, 17, 18, 19 और क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 13 और 17, ठीक है ना। इसके बाद 4.1 में बात करूं तो आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर चौथे पर और 8वें पर, ठीक है ना। और 4.2 में आपको करना है दूसरा पांचवा आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसके बाद 4.3 में पांचवा सवाल। 4.4 में मैंने आपके पास 8 सवाल दिए करने के लिए, काफी सवाल हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 4.5 जो है XYZ की वैल्यू के लिए था, तो XYZ की वैल्यू यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 17 में याद कर रहे हैं, ठीक है ना। XYZ की जो वैल्यू है वो उदाहरण नंबर 17 में याद कर रहे हो, इसीलिए 4.5 जो है सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाती है ना। 4.5 क्या हो जाती है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हो जाती है। और विविध में आपके पास टिक लगाने के लिए क्वेश्चन नंबर पहला, तीसरा, 8वां, 9वां। तो फटाफट फंटास्टिक तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन आपको हर हाल में लगा लेने। अब मैं बात कर लेता हूं भाई साहब, मेरी नजर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से जिनको आप छोड़ भी नहीं सकते, मतलब ऐसे स्टूडेंट के लिए भी कि यार पूरे साल नहीं पढ़ा तो कम से कम इतने सवाल तो मैं पढ़ के ही चला जाऊं। और एक बार मैं आपको बता दूं, ये सवालों पर मैं जुआ ले रहा हूं एक तरीके से, और पढ़ाई में जुआ नहीं होता। मैंने इस बारे में पहले कहा है आपसे कि पढ़ाई में कोई भी आप किस्मत के सहारे नहीं रहते, है ना। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो मेरे जो मूल मंत्र है कि भैया आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपको पीवाईक्यू कंप्लीट लगानी पड़ेगी और उसका 200% रिवीजन करना पड़ेगा। जो 100 की सोच है उसको उतना करना पड़ेगा, लेकिन वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहे, इनको आपको हर हाल में करना ही करना है, ठीक है ना। तो उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में भी मैंने आपको कब करा दिए, 5, 13, 14, 15, 17, बस इतने उदाहरण लगा लो। इसके अलावा 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 8 लगा लो, ठीक है। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 लगा लो बस। और 4.3 मैंने हटा दिए, 4.5 हटा दिए, 4.3 एंड 4.5 हटा दिए। तो 4.4 में आपको 13, 15, 17, 18 लगाने और विविध के अंतर्गत आपको 3 और 9 लगाने। तो ये क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन है जो हद से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। तो बस इसी तरीके से तैयारी बनाए रखिए, बेहतरीन तरीके से लगे रहिए, जुटे रहिए, करते रहिए, ठीक है ना। और डेली आप प्रैक्टिस बनाए रखें, रेगुलर तौर पर पढ़ाई करते रहें और पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बेईमानी ना करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हमेशा ध्यान रखें, हम पढ़ते रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।